हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अरिविहान में, जो कि है आपका पसंदीदा प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको यहाँ पर क्या बताने आई हूँ। आज हम यहाँ पर ना ही तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ना ही मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ाने आई हूँ, बल्कि आज मैं आपको बताने आई हूँ क्या, आइडियल वे ऑफ आंसर राइटिंग इन बोर्ड एग्जाम, यानी कि बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में उत्तर लेखन का आदर्श तरीका, यानी कि किस तरीके से आप एग्जाम में अपने क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट करके आए कि आपका वहां पर एक नंबर भी ना कटे। जी हाँ दोस्तों, गणित में यानी कि मैथमेटिक्स में ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके 100 में से 100 नंबर या 100 में से 99 नंबर आ सके, जबकि आपकी एकदम कंप्लीट तैयारी हो और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आते हो। क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप जिस तरीके से अगर आंसर को मैं बताऊंगी, अगर उस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो तो आपका एक नंबर भी मिस नहीं होगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो है कंप्लीट तैयारी कर ली, आपको पता है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, हमारे साथ में संभव सीरीज के साथ में जुड़ करके सारे के सारे बढ़िया तरीके से चैप्टर्स भी रिवाइज कर लिए। लेकिन परीक्षक के पास में यानी कि एग्जामिनर के पास में जो जाने वाली है, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ आंसर शीट जाएगी, उत्तर पुस्तिका जाएगी। उसको ये नहीं पता कि आपका नाम क्या है, उसको ये नहीं पता कि आपने 8 घंटे पढ़ाई की है, कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है, आपने कितने रजिस्टर भर दिए हैं प्रैक्टिस कर करके। उसके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या जाने वाली है परीक्षक के पास, आपकी उत्तर पुस्तिका, जो कि बताएगी कि आपने कितनी मेहनत की है। और उसमें बहुत जरूरी है कि आपने जिस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट किया है वो बहुत ही स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अपनी कॉपी में इस तरीके से लिख के आना है कि परीक्षक यानी कि एग्जामिनर के लिए उसको चेक करना बहुत ही आसान हो। एकदम आसान बना देना है कि भाई ये मेरा आंसर है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आकर के मेरा आंसर जो है वो खत्म होता है, और ये मेरा ब्रैकेट के अंदर लेके आएंगे कि ये मेरा क्या है भाई, फाइनल आंसर है। और गणित में आप जो है बिल्कुल 99 से लेकर के 100 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। ये बात मैं बिल्कुल हवा में नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ मेरी खुद की मार्कशीट, जो मैंने अपने 12th का एग्जाम दिया था। आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो ये मेरा नाम यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये परिधि अग्रवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, और कितने मार्क्स आए थे यहाँ पर आप देख पाएंगे तो 99 नंबर मेरे जो है वो गणित में आए थे। तो जिस तरीके से मैंने अपनी कॉपी में लिखा था, उस तरीके से मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि कैसे आपको लिखना है, ताकि आप भी मैथ में जो है 99 नंबर लेकर के आ सकते हैं। एक मार्क जो मेरा कटा था, अगर मैं आपको बताऊं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव नंबर में कटा था, लेकिन मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आपका वो एक नंबर भी नहीं कटेगा, और आराम से आप जो है, अगर आपने पूरी कंप्लीट तैयारी की है हमारी संभव सीरीज के सामने, आपने एक एक अगर क्वेश्चन और सारे के सारे चैप्टर रिवाइज किए हैं, तो आपके बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं गणित में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपको जो है उत्तर पुस्तिका में आंसर लिख करके आने हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपको आजकल जो दिया जाता है एक ओएमआर शीट, क्या बोलते हैं वही, इसको हम OMR शीट आपकी सबसे पहले जो है एग्जाम में देते हैं आपको, जिसमें कि आपको क्या करना होता है कि अपना रोल नंबर, अपना नाम, ये सब कुछ यहाँ पर आपको डालना होता है। तो इसको किस तरीके से फिल करें, चलिए पहले हम वो देख लेते हैं। तो इस तरीके की आपको क्या है, यहाँ पर इस तरीके की OMR शीट मिलती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा सीधा की अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से फिल किया गया है। मान लीजिए कि आपका रोल नंबर 13110123 4 इस तरीके से है। करना क्या होता है आपको कि यदि आपका रोल नंबर का पहला जो अंक है अगर वो मेरे पास में 1 है, तो आप जो 1 वाला यहाँ पे जो गोला आपको दिया होता है उसको इस तरीके से फिल करते हो। वैसे तो अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो इसमें क्लियरली और साफ साफ लिखा हुआ है कि गोला भरने हेतु किस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। आपको उस गोले को इस तरीके से नहीं भरना है, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं भरना है, या फिर उसमें ऐसा कट लगा के नहीं आना है, नहीं। आपका यहाँ पर मान लीजिए कि आपका रोल नंबर 101 है, ठीक है ना, मान लीजिए एग्जाम्पल के साथ में, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये क्या मिलेंगे, यहाँ पे गोले मिलेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे इस गोले में मेरे पास में 1 लिखा हुआ है, तो आप इसको पूरा का पूरा इस तरीके से बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है इसको फिल करके आएंगे। तो ये होता है OMR शीट में अपना रोल नंबर फिल करने का तरीका। अगर आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दी तो दिक्कत हो जाएगी,
जाएगी, क्योंकि आपका क्या जाने वाला है, रोल नंबर ही जाने वाला है, और उससे ही पता चलेगा कि ये आपकी कॉपी है और इससे आपका क्या फाइनल रिजल्ट बन के आएगा। तो इसमें आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 13110123 4 इस तरीके से मान लीजिए रोल नंबर है, तो 1 था तो 1 के लिए पहला गोला क्या कर दिया, पूरा तरीके से भर दिया। 3 के लिए तीसरा गोला पूरी तरीके से भर दिया। 1 के लिए वापस पहला गोला भर दिया, फिर 1 के लिए पहला गोला, फिर 0 के लिए 0 वाला गोला, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए और फिर क्या 4 के लिए। यानी कि आपको हर एक नंबर के लिए, यानी कि आपके रोल नंबर में अगर मान लीजिए 9 अंक है तो 9 गोले आपके यहाँ पर भराएंगे उस एक एक अंक के लिए, उस हर एक प्रत्येक अंक के लिए। समझे बात को? वैसे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी देखिए, इस तरीके से उन लोगों ने बता दिया है, तो आपको इसमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। पहले अनुक्रमांक आप यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद में उस नंबर के यहाँ पे क्या भर देंगे, गोले भर देंगे। फिर इसके बाद में यदि आपका नाम जैसे किसमें लिखा हुआ है अमित सिंह, ठीक है ना, जो भी आपका नाम है, तो आपने सबसे पहले किसमें लिखोगे भाई, कैपिटल लेटर्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैपिटल लेटर्स में आपको अपना यहाँ पे बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखना है, कैपिटल लेटर्स में। इस तरीके से आपने नाम लिख दिया। फिर इसके बाद में आपके नाम का जो भी क्या है भाई, यहाँ पर अगर आपके नाम का अल्फाबेट क्या है, यहाँ पर ए है, तो ए वाले गोले को आप क्या करेंगे, भरेंगे। फिर एम वाले गोले को भरेंगे, फिर आई वाले, फिर टी वाले, ठीक है ना। फिर इसके बाद में SINGH वाले, यानी कि आपको आपका नाम सरनेम के साथ में लिखना है। और फिर इसके बाद में जो भी आपके नाम में जितने भी वर्ड्स आए हैं उनका एक एक गोला आपको वहां पर भरना पड़ेगा उस वर्ड्स के जस्ट नीचे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए आ रहा था तो ए वाला गोला यहाँ पर जो है इस वाली लाइन में फिल किया गया। फिर इसके बाद में एम है तो एम वाला गोला यहाँ पे फिल किया गया। फिर क्या दिख रहा है आपको, आई, तो फिर आई को फिल किया गया। समझे बात को? तो इस तरीके से आपको अपना अनुक्रमांक और नाम बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है यहाँ पर गोलों के साथ में भर के आना है। फिर इसके बाद में यहाँ पे जो सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है और जो सेंटर कोड लिखा हुआ है, ये आपने अपना एडमिट कार्ड जो कि रिलीज हो चुका है उसको आपने जब डाउनलोड किया होगा तो वहां पर आपको सब्जेक्ट कोड और सेंटर कोड उसके अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कोड भरना है। फिर इसके बाद में वही नंबर के लिए क्या कर देना है, गोलों को फिल कर देना है। और फिर इसके बाद में आपको अपना जो सेंटर कोड दिया हुआ है जो कि आपके एडमिट कार्ड के अंदर है उसको यहाँ पे फिल करके और फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या कर देना है, इन गोलों को यहाँ पे इस तरीके से क्या कर देना है, भर देना है। समझे बात को? तो ये सारी चीजें जो है इसमें उदाहरण भी आपको दिए हुए हैं कि किस तरीके से आपको फिल करना है। ऐसे ही बढ़िया सुंदर तरीके से इसको भर के आइएगा, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो एक कॉलम दिया हुआ है अनुक्रमांक अंकों में, यानी कि पहले आपको आपका रोल नंबर जो है वो अंक में लिख देना है, यानी कि 13110123 4। इसके बाद में उसी रोल नंबर को शब्दों में भी लिखना है। शब्दों में मतलब कैसे, अगर मान लीजिए आपका रोल नंबर 110 है तो आप वहां पे 110 लिख के नहीं आओगे। क्या लिखोगे भाई, 1 के लिए 1, 3 के लिए 3, 1 1 0 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से आपको वहां पे शब्दों में भी क्या करना है, उसको वहां पे फिल कर देना है। समझे बात को? तो अंकों में पहले अनुक्रमांक को लिख देना है, रोल नंबर को, और इसके बाद में फिर क्या करना है, शब्दों में लिख देना है, यानी कि 1 3 1 1 0 1 2 3 4 इस तरीके से। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उसको 4 2 3 1 0 इस तरीके से जो है आपको वहां पे अपना अनुक्रमांक फिल करना रहेगा। तो इसको बिल्कुल आप देख लीजिए, इस तरीके की आपको वहां पे क्या मिलने वाली है, पहले OMR शीट मिलेगी जिसको भरने के लिए आपको पूरा 10 मिनट का टाइम वहां पर मिलेगा। कितने मिलेगा भाई, 10 मिनट का टाइम मिलेगा। आपका एग्जाम जो है अगर वो 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, एग्जाम का टाइम आपसे जो है 9 बजे से शुरू है, तो आपको वहां पे 8:50 पे, कितने पे, 8:50 पे आपको जो है ये OMR शीट मिल जाएगी। तो 10 मिनट आपको वहां पे भरने के लिए दिए जाएंगे, यानी कि 8:50 से लेकर 9 बजे तक का जो टाइम है, यानी कि 10 मिनट आपको इसको बहुत ही आराम से फिल कर लेना है। और एक बात मैं बता दूं, 8:30 बजे आपको अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। क्यों? क्योंकि 8:30 बजे हो सकता है कि आपकी एंट्री जो है वो बंद कर दी जाए, और 8:30 बजे अगर आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो वहां पर जाकर के आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं कि किस क्लास में मेरा जो है वो रोल नंबर आया है, कहां जाकर के मुझे बैठना है, ताकि आपको कोई तरह की कोई घबराहट ना हो और एकदम रिलैक्स फील करके आप बढ़िया तरीके से एग्जाम दे करके आए। तो 10 मिनट का आपको समय इसको भरने के लिए भी दिया जाएगा, तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है, घबराना नहीं है, रिलैक्स होकर के एग्जाम देना है। तो चलिए अपन मेन टॉपिक की तरफ पे आते हैं कि भाई उत्तर पुस्तिका में जो है उत्तर लेखन का आदर्श तरीका क्या है, किस तरीके से आइडियल वे से आपको आंसर लिखना है। ये वाला पेज जो है आपको यहाँ पे उत्तर पुस्तिका में मिलने वाला है, पहला ही हमारा ये पेज रहेगा,
ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे जो इसको मैंने हाईलाइट किया है ना 32 पृष्ठीय, आपको जो है वो जो आपको आंसर शीट दी जाएगी यानी कि जो उत्तर पुस्तिका दी जाएगी वो 32 पेज की उत्तर पुस्तिका आपकी रहने वाली है। उस 32 पेज में ही आपको आपका एग्जाम कंप्लीट करना है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा आंसर शीट नहीं दी जाएंगी। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने जो है 2 नंबर का आंसर भी बिल्कुल एक पेज में लिख दिया, भले उसके लिए आपको सिर्फ 2 नंबर ही मिलना है। क्यों? क्योंकि भाई ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा आंसर ज्यादा नंबर मिलेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। तो बिल्कुल आपको अपनी शब्द सीमा का यानी कि वर्ड्स की लिमिट का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर उसने आपको 2 नंबर में सिर्फ 2 अंतर, जैसे कि अगर मान लीजिए हम फिजिक्स की बात करें, बायोलॉजी की अगर हम बात करें, तो अगर उसने बोला है कि 2 अंतर बताइए तो वहां पे आपको 2 अंतर ही बता के आना है। ऐसा नहीं कि आपने 6 अंतर लिख दिए लेकिन फिर भी मिलेंगे तो आपको कितने नंबर? 2 नंबर ही ना। तो आपको फालतू में अपनी आंसर शीट को नहीं भरना है। सिर्फ और सिर्फ 32 पेज की ही आपको कॉपी मिलने वाली है, आपको एक्स्ट्रा वहां पे आंसर शीट नहीं मिलेगी। तो इसका ध्यान भी आपको बिल्कुल रखना है, ठीक है भाई। और इसके बाद में क्या होता है कि जब आप ज्यादा लिखते हैं, अगर मान लीजिए 2 नंबर का आंसर है, आपने उसमें पूरा 1 पेज भर दिया, तो इससे आपका टाइम भी तो वेस्ट होता है ना। इससे ये होगा कि आपके जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो बाद में लेंदी जाने वाले हैं, उसके लिए आपको समय नहीं मिलेगा। तो समय का और शब्द सीमा का यानी कि टाइम का और वर्क्स की लिमिट का बिल्कुल ध्यान रखें। सिर्फ और सिर्फ 32 पेज के अंदर आपको आपका एग्जाम कंप्लीट करना है, कोई आंसर शीट आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, ठीक है भाई। इसके बाद में ये वाला जो पेज है ना, यहाँ पर आपको जो है क्या होता है कि अंक मिलते हैं, ठीक है ना। और इसके जस्ट पीछे वाला जो पेज होता है ना, उस पे आपको लिखना शुरू नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि ये वाला जो पेज होता है वो आपकी आंसर शीट में से बाद में कॉपी चेक करने के बाद में फाड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसके जस्ट पीछे अगर मान लो खाली जगह दी हुई है, स्पेस दिया हुआ है, तो आपको लिखना शुरू नहीं करना है, बल्कि उसको छोड़ करके यानी कि इसके जस्ट पीछे वाला पेज रहेगा, उसको छोड़ करके अगले पेज से आपको जो है लिखना शुरू करना है। क्योंकि ये वाला जो पेज है, इसके पीछे वाला जो पेज है, ये जो है हो सकता है आपकी उत्तर पुस्तिका में से कॉपी चेक करने के बाद में फाड़ दिया जाए, ठीक है। तो जस्ट इसके पीछे नहीं लिखेंगे, अगले पेज से आप जो है वो लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से लिखा जाना है। तो यदि हम बात करते हैं कि किस तरीके से लिखा जाना है, तो मैं इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए दोनों ही टॉपर्स की जो हमको मध्य प्रदेश जो परीक्षा बोर्ड है उसकी जो हमारी वेबसाइट थी वहां पर ये कॉपी अवेलेबल थी, तो वहां से मैंने इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ कि गणित में किस तरीके से लिखा जाना है। यदि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटर में अपनी क्या लिखनी है भाई, हेडिंग लिखनी है। क्या करना है आपको, सेंटर में हेडिंग लिखनी है, यानी कि आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1, यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, ठीक है। मैंने कहा ना कि आप परीक्षक को जितना ज्यादा आसान बना देंगे आपकी कॉपी को चेक करना, उतने ही ज्यादा मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। एकदम उसके लिए आसान कर दीजिए, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपने कौन सा आंसर लिखा है ये ढूंढने में, ठीक है। क्योंकि ये काम आपका है कि आप उनको क्लियरली बताएं। तो प्रश्न क्रमांक सबसे पहले आपका करेंगे, जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं सेंटर में उसकी हेडिंग लिखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1, ठीक है भाई, ठीक है। इसके बाद में इसको बढ़िया तरीके से, ऐसे अगर आपके पास में समय है तो बढ़िया तरीके से इसको अंडरलाइन भी करेंगे, इस तरीके से अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद में हमने जो है एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है कि आपको जो ये लाइन लिखी हुई है ना, इसके इधर पर नहीं लिखना है, ठीक। ये जो लाइन है इसके यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जामिनर यानी कि जो परीक्षक है वो क्या देता है, अंक देता है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सफेद पट्टी जो लगी हुई है इसीलिए लगी हुई है कि यहाँ पर आपको अंक दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, ताकि यहाँ पे आपको जो परीक्षक जो है जब वो अंक देता है तो इस तरीके से पकड़ी लग जाती है, तो इसमें आप नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, ये जो लाइन दी हुई है ना इसके इधर पर ही आपको जो है अपनी आंसर राइटिंग करनी है, इसके इधर ही आपको लिखना है। क्लियर है बात? फिर इसके बाद में यहाँ पे देखें तो ये जो है हमारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जो सही विकल्प थे उनके यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं। तो क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि ये पहले का आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का, पांचवे का और छठे का। तो इस तरीके से ही आपको लिख करके आना है, एक एक लाइन को छोड़ करके, ठीक है।
मैंने आपको ये बोला कि आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में एक पेज भर के नहीं आना, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आपको बहुत कंजूसी करनी है। जी नहीं, ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल चिपका चिपका के यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 6 लाइन में आपका आंसर खत्म। नहीं भाई, ये हमारे क्या है, एमसीक्यूज है, यानी कि सही विकल्प चुनिए से है। तो आपको प्रॉपर एक एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे आंसर आप लिख करके आएंगे, कि बिल्कुल बताएंगे कि यार ये जो है ना वो पहले वाले ऑप्शन का आंसर है, ये दूसरे के लिए है, ये तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवे के लिए और छठे के लिए। एकदम क्लियर बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको पूरा पूरा, और ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं लिख के आना है आपको कि डायरेक्ट आपने बना दिया कि हाँ भाई पहला है, उसका आंसर ऑप्शन ए है। अब ऑप्शन ए में भी क्या लिखा हुआ है वो आपको लिख के आना है। ऐसा नहीं कि समय बचाने के लिए डायरेक्ट पहले का ए, दूसरे का जो है वो बी, तीसरे का आपने लिख दिया यहाँ पर क्या डी। नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको ए के अंदर क्या दिया हुआ था कि एफ इज नाइदर 1 1 नोर 1 2, तो ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पर लिख करके आनी है, ठीक है ना, कि पहले वाला ऑप्शन मेरे पास में ए सही है। अब ए के अंदर क्या ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली लिख करके आना है। इतना भी आपको यहाँ पे कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षक के पास में सिर्फ और सिर्फ क्या जा रही है, आपकी कॉपी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले छात्र, और ये देख सकते हैं हमारे पास में यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है भाई, ये मैच द कॉलम हमारे पास में जो आती है, यानी कि हमारी जो सही जोड़ी मिलाई है हमारे पास में जो आता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक हमारे पास में इस तरीके से लिखा गया है कि आप डायरेक्ट लिख दें कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और उसकी जो सही जोड़ियां थी आपने डायरेक्ट क्या लिख दिया, उनको यहाँ पर लिख दिया। या फिर आप और भी अच्छे तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं परीक्षक के लिए, तो फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पूरा आपने प्रॉपर कॉलम ए बनाया, कॉलम बी बनाया, और फिर इसके बाद में आपने 1 2 3 4 5 6 7 जो भी अपनी जोड़ियां यहाँ पर दी थी, और फिर इसके बाद में उसके आगे क्या लिखी, उसकी बिल्कुल सही जोड़ियों की मिलान लिख दी कि हाँ भाई पहले वाले की जोड़ी जो है वो ई है, और ई के अंदर क्या लिखा हुआ है ये। ठीक है, फिर दूसरे वाले के लिए सी और उसके लिए, फिर तीसरे वाले के लिए डी और फिर उसके लिए। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा एकदम बढ़िया तरीके से बेस्ट तरीका है। तो अगर आप एग्जाम में इस तरीके से लिख के आएंगे तो कोई भी दिक्कत आपकी नहीं होगी, एकदम बढ़िया आपको पूरे 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा, तो इसमें पूरे 7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से सही जोड़ी जब आती है तो इसको तो इस तरीके से आप लिख के आएंगे, बढ़िया कॉलम ए बनाएंगे जो कि आपको दिया रहेगा, फिर कॉलम बी में वो लिखेंगे जो कि इसके सामने उसकी सही जोड़ी है। समझे बात को? तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका आपके लिए होने वाला है। चलिए आगे अगर मैं बताऊं तो फिर हमारे पास में और क्या है, सॉल्यूशन। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर जो ट्रू फॉल्स आते हैं, ठीक है ना, जो ट्रू फॉल्स आते हैं, जो सत्य सत्य आते हैं, मैंने अधिकतर देखा है कि बच्चे जो हैं डायरेक्ट मान लो कि फॉल्स है तो सिर्फ एफ लिख के आ जाएंगे, ठीक है, ट्रू है तो सिर्फ टी लिख के आ जाएंगे। नहीं भाई, जब उसने वहां पे क्लियरली क्वेश्चन में बोला है कि राइट ट्रू और फॉल्स, या फिर राइट सत्य और असत्य, ना सत्य या फिर असत्य लिखे, तो आपको पूरा लिख के आना है कि भाई पहला वाला जो है मेरे पास में फॉल्स है तो पूरा FALSE फॉल्स लिख करके आएंगे, ट्रू है तो पूरा ट्रू लिख करके आएंगे। ऐसी आपको कंजूसी नहीं करनी है कि सिर्फ TFFT लिख करके आ गए, नहीं, ठीक है ना। तो इस चीजों का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है यदि आप स्कोर करना चाहते हैं 90 प्लस मार्क्स, तो जो मैंने आपको बताया कि 99 और 100 तक भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्रॉपर लिख के आएंगे, सत्य असत्य सत्य असत्य, और जिस भी क्वेश्चन के लिए लिख रहे हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे कि भाई ये 5वें का आंसर है, ये 6ठे का आंसर है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर क्लियरली यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि भाई ये पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको जो है प्रॉपर लिख के आना है, सेंटर में अपनी हेडिंग डालनी है और उसके नीचे 2 अंडरलाइन भी कर देनी है। और अगर समय बचता है आपके पास तो जब आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता है तो उसके नीचे भी आप एक बढ़िया तरीके से अंडरलाइन करके आ सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ तक मेरा आंसर जो है वो खत्म हो चुका है, और आपने यहाँ पे अंडरलाइन कर दी नीचे भी, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगर हम आगे देखते हैं तो और तरीका, अब देखिए ये जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूं यहाँ पर, ये हिंदी मीडियम के छात्र इधर देखेंगे और जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं वो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो इन्होंने क्या करा है कि जब सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 6 लिखा, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चन मिलते हैं अथवा मिलता है आपको, ठीक है ना, एक क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं यानी कि बीच में और लगा होता है, तो यदि आप क्वेश्चन 6 का पहला वाला अगर आंसर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको और लिखने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन यदि आप क्वेश्चन 6 का अथवा वाला आंसर को यहाँ पे लिख पा रहे हैं या फिर लिखने जा रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे और, या फिर अगर हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं तो वो यहाँ पर अथवा जरूर लिखेंगे, क्योंकि परीक्षक को कैसे पता चलेगा कि आपने दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, पहला वाला नहीं किया है। ठीक है ना, तो उसको बताने के लिए आप क्या करेंगे वहां पर, और यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले छात्र, और अथवा का इस्तेमाल करेंगे कौन, हिंदी मीडियम वाले छात्र। यानी कि आपको वहां पे प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि मैं जो है ना वो और वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है ना, तो आपको अथवा या फिर और लिखना बहुत जरूरी है वहां पर कि आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए आप, हम इसमें क्या पूछा गया था, मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो है उन्होंने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में यहाँ पर जो है वो पूछा था, तो उन्होंने क्या किया, सौतुल्य के लिए हेडिंग बनाई, फिर इसके बाद में सम्मित के लिए, और फिर इसके बाद में संक्रामक के लिए। यानी कि प्रॉपर आपको ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है अपनी कॉपी को सुंदर बनाने के लिए, और वहां पे प्रॉपर लिखना है कि फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और इसके बाद में एक अंडरलाइन कर दी एंड उसको फिर सॉल्व किया। फिर इसके बाद में जब दूसरे पे आए तो फिर दूसरे के लिए लिखा कि हाँ भाई सम्मित के लिए, फिर इसके बाद में उस पर एक अंडरलाइन करी और उसको करा। यानी कि हमने क्या करा कि जो हमारी हेडिंग थी उसको ब्लैक कलर से सेपरेट कर दिया। यानी कि ब्लैक से क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम जो हेडिंग डाल रहे हैं उसको किससे डालेंगे, ब्लैक कलर से, और आंसर को लिखेंगे ब्लू कलर से। और आंसर के अंदर भी यदि आप हेडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक के लिए, तो उस केस में यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए जब आप अलग अलग सॉल्व करेंगे तो वहां पे प्रॉपर ब्लैक कलर से हेडिंग लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे और फिर इसके बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि परीक्षक के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी कि हाँ भाई इसने सौतुल्य भी किया है, सम्मित भी किया है, संक्रामक भी किया है। ठीक है ना, तो परीक्षक को बिल्कुल एकदम आसान कर देना है कॉपी को चेक करना। समझ में आ गई बात। और इसके बाद में जो है आप नीचे अपनी अंडरलाइन खींच करके आएंगे, और मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें कि प्रूफ करने के लिए दिया गया था, तो जब आपका लास्ट में आंसर प्रूव हो जाता है तो आप वहां पर क्या लिख के आएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैंस प्रूव्ड लिख के आएंगे। ठीक है भाई, नीचे बढ़िया तरीके से आप यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे कि हैंस प्रूव्ड, जिससे कि परीक्षक को पता चले कि हाँ भाई प्रूव हो चुका है। और दूसरा, हिंदी मीडियम वाले छात्र जो है वो इति सिद्धम का इस्तेमाल करेंगे, और इति सिद्धम जो है वो लास्ट में क्या करेंगे, लिख करके आएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूव, लेकिन पूरा नहीं लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर लिख के आएंगे इति सिद्धम या फिर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में अगर आप रखेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे ये वाली स्लाइड की, तो इसमें मैट्रिक्स के लिए है, यानी कि आव्यूह के लिए। ठीक है, तो क्या होता है ना कि आव्यूह जो होता है उसमें कुछ बच्चे जो हैं वो इस वाले ब्रैकेट को सही तरीके से नहीं बनाते हैं, तो ये थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपको इसको प्रॉपर बनाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इन बच्चों ने जो है इसको प्रॉपर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ब्रैकेट को बनाया। तो जब भी आप किसी आव्यूह को यहाँ पे दर्शाते हैं, तो जब भी आप यहाँ पे करते हैं किसी भी आव्यूह को यहाँ पर इस तरीके से दर्शाते हैं, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, आपको उसको प्रॉपर तरीके से शो करना है, प्रॉपर तरीके से इस ब्रैकेट को बनाना है और उसके अंदर इस तरीके से नंबर्स लिख करके आने हैं। और जब हम बात करेंगे सारणिक की, तो सारणिक में भी ध्यान रखना है कि इस तरीके का हमारे पास में वो ब्रैकेट, यानी कि दो खड़े दंडों के बीच में जब हम डिटर्मिनेंट को जब हम शो करते हैं, यानी कि सारणिक को शो करते हैं, तो दो खड़े दंडों के बीच में करते हैं, उसका भी ध्यान रखेंगे। और जब आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हम ये वाले ब्रैकेट में बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करके आएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए। यदि हम, तो अब मेरे पास में यही वो मैट्रिक्स वाली ही यहाँ पर चीज है, तो इसको आप इस तरीके से करेंगे। यदि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो बढ़िया तरीके से प्रॉपर एकदम स्वच्छ लिखा गया है। और जब यहाँ पर एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज आ गई तो उनको प्रॉपर ब्रैकेट के अंदर बताया है कि भाई एक्स की वैल्यू 3, जेड की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 6। तो मैथ्स में तो बिल्कुल आपको ये चीज एकदम ध्यान रखनी है कि जब आप कोई भी आपकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी तो उसको आपको परीक्षक को हाईलाइट करके ब्रैकेट के अंदर बता देना है कि भाई मेरे पास में वैल्यू जो है वो ये निकल करके आ गई है, और फिर इसके बाद में जो है फाइनल आंसर मेरा जो है यहाँ पर ये आ गया है। इसको भी आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर बता सकते हैं कि मेरा फाइनल आंसर ये। ठीक है ना, तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपकी कॉपी बहुत सुंदर दिखेगी और परीक्षक को एकदम पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या आया है। तो जो भी वैल्यूज आती है उनको इस तरीके से बड़े ब्रैकेट के अंदर आप एकदम बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करके आएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगर मैं आगे और देखते हैं तो फिर जो है अब यहाँ पर आता है ग्राफ की बात कि अगर आपको कोई सर्कल बनाना पड़ गया, ठीक है ना, किसी भी अंदर अगर आपको सर्कल बनाना है, आपको पैराबोला बनाना है, यानी कि परवलय बनाना है, वृत्त बनाना है, तो उसको भी बढ़िया
तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन बना करके आएंगे, स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए। और दूसरा क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं कि हम जो साइन यूज करते हैं इंटीग्रेशन का साइन, तो उसको प्रॉपर लगा के आएंगे कि ये भाई मैं यहाँ पर जो है वो इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन प्रॉपर लगाना, ऐसा नहीं कि बस इतना सा लगा के छोड़ दिया, नहीं, पूरा देखिए आप कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, तो पूरा इंटीग्रेशन का साइन लगाना, फिर अगर उसमें लिमिट है यानी कि सीमाएं हैं तो प्रॉपर बताना कि हाँ भाई ये 0 से लेकर के a तक है, ठीक है, और एक एक लाइन छोड़ छोड़ के जो है अपना यहाँ पर आंसर को लिखना, और लास्ट में जब आंसर आ जाता है तो फिर उसको इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर आप बता देंगे हाईलाइट करके कि ये मेरा फाइनल आंसर है। दूसरा अगर मैं बात करती हूँ कि यदि आंसर में कहीं पे फॉर्मूला यूज हुआ है, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं उस टाइम पे, तो आप उसको इस तरीके का साइन, इसको क्या बोलते हैं हम, चूकी, क्या बोलते हो भाई आप इस साइन को, चूकी, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, सिंस, ठीक है ना, तो ये वाला जो साइन है इसका आपको यहाँ पे यूज करना है, चूकी का साइन लगा करके आप फॉर्मूला लिख देंगे। मान लीजिए कि आप लिखने वाले थे कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है, तो चूकी करके आप इसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे देखिए इस बच्चे ने यहाँ पे चूकी करके जो 2 फॉर्मूले इस्तेमाल हुए थे उनको यहाँ पर लिखा। अगर मैं बात करूं, अगर इस साइन को आप उल्टा कर देंगे ऐसा, तो ये हो जाता है साइन किसके लिए, इसलिए के लिए, ठीक है ना, तो इन दोनों साइन का आपको भरपूर इस्तेमाल बिल्कुल करना है, लेकिन सही तरीके से करना है। तो इस वाले साइन का यूज करेंगे चूकी के लिए, जब भी आपको कोई फॉर्मूला लिखना है, साइड में बताना है, तो इस तरीके से चूकी का साइन लगा करके और यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे कि हाँ भाई इसमें जो है ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ही तरीके से आपके नंबर बढ़वाएंगी, बिल्कुल एक नंबर आपका यहाँ पे फिर भी कट नहीं होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास में मैं और क्या लेकर के आई हूँ। वैसे लगभग सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप यहाँ पे और देखें तो फिर एक चीज जो बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं वो होता है यहाँ पे सदिश में। तो सदिश में जब आप लिख रहे हैं आंसर, तो उस केस में आपको प्रॉपर ए के ऊपर या फिर बी जो भी आपका सदिश रहेगा उसके ऊपर प्रॉपर ये वेक्टर का साइन, तीर का निशान बना के आना है। और यदि आप इस तरीके से आई कैप जे कैप अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो प्रॉपर कैप उसके ऊपर बना के आनी है। बच्चे क्या करते हैं कि भाई आई लिख दिया, कैप यहाँ पे लटक रहा है, नहीं, उसके ऊपर आप कैप बनाएंगे, उसके ऊपर बनाएंगे, तीर का निशान बनाएंगे। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने सुंदर तरीके से बच्चों ने यहाँ पर लिखा है। अगर आप उसमें इस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं तो प्रॉपर ब्रैकेट के अंदर बताएंगे कि हाँ भाई यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। और ये जो छोटी छोटी यहाँ पे गलतियां है ना, किस तरीके से अपनी गलती को इस तरीके से काट देना, ऐसे हौच पौच कर देना, तो इससे आप बिल्कुल बचेंगे, क्योंकि इससे क्या है कि आपकी जो कॉपी है वो सुंदर नहीं दिखती, ऐसा लगता है कि बहुत जगह बहुत सारी गलतियां की गई हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपको प्रॉपर वेक्टर का साइन और कैप का साइन बढ़िया तरीके से लगा करके आना है। चलिए ठीक है भाई, अब मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अगर कुछ रह भी गई हैं तो वो आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से ब्रैकेट के अंदर लास्ट में जो आंसर आया उसको बताया गया, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ पे चूकी का साइन लगा करके किस तरीके से यहाँ पर बढ़िया तरीके से फॉर्मूले को भी जो है वो क्या करा, उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। तो आप यहाँ पे टॉपर की कॉपी ही है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ही जो है आपको अपने एग्जाम में लिख करके आना है एक एक चीज, ठीक है ना। ये देखिए आप यहाँ पे ये प्रॉपर उन्होंने क्या करा, यहाँ पे समाकलन या फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया, उसमें बताया कहां से कहां तक लिमिट है। तो इस तरीके से आपको करना है, तो आपके बिल्कुल एक भी मार्क्स कहीं पर भी कट नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, एक क्वेश्चन हमारा आता है लीनियर प्रोग्रामिंग से, यानी कि रैखिक प्रोग्रामन से, तो उसको आप इस तरीके से बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करके आएंगे। कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो टेबल बना करके इस तरीके से काम नहीं करते हैं, इस वजह से पूरे नंबर उनको नहीं मिलते हैं। तो जब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और एक्स और वाई के पॉइंट्स पर अगर आप उस चीज को देख रहे हैं तो प्रॉपर टेबल बना करके लिख करके आइए कि एक्स के इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू ये है, ठीक है ना। तो एक्स और वाई की वैल्यू को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइडियली आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। और जब हम फाइनल आंसर की तरफ पहुंचते हैं तो आप किस किस एक्स वाई के किस किस बिंदुओं पर आप यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है या फिर हमारा जो उद्देश्य फलन होता है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ये प्रॉपर टेबल के अंदर लिख के आएंगे और बताएंगे यहाँ पर कि मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आई है। तो छोटे छोटे तरीके हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। हिंदी मीडियम
मीडियम वाले छात्रों के लिए आप भी देख सकते हैं कि प्रॉपर टेबल बना करके लिख करके आएंगे कि किस बिंदु पर हमको क्या मान मिल रहा है। और यहाँ पर जो उन्होंने गड़बड़ की है ना, ये इस तरीके से काटा पीटी, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, अवॉइड करनी है ये चीज, ठीक है भाई। अगर मैं आगे आती हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि रेखिक प्रोग्रामन में एक ग्राफ भी बना के आना रहेगा, जो कि आपको इस तरीके का वहां पे ग्राफ पेपर दिया जाएगा। तो उसमें आप बढ़िया तरीके से इस ग्राफ को, इस तरीके से नीट एंड क्लीन ग्राफ को आप यहाँ पे डिजाइन करेंगे और लिख देंगे कि भाई एक्स एक्सिस और बाय एक्सिस पर आपने क्या क्या यूनिट ली है, जैसे कि यहाँ पे क्या यूनिट ली हो, यहाँ पे क्या लिए थी, ठीक है। और इस तरीके से प्रॉपर आपको यहाँ पे देख लीजिए ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके से आपको यहाँ पे ग्राफ मिलेगा वहां पर। तो इसको आप चाहें तो 2-3 ग्राफ अपने पास में लेकर के आए मार्केट से और बना करके प्रैक्टिस करके पहले ही देख लें कि किस तरीके से बनेगा। और फिर भी जो आपका रीजन जो कॉमन रहेगा, जो उसको हम उभयनिष्ठ क्षेत्र बोलते हैं, इसको इस तरीके से लाइनों के द्वारा यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें थी जो कि बच्चे अधिकतर क्या होते हैं यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, इस वजह से उनकी कॉपी जो है वो अट्रैक्टिव नहीं लगती। तो आपको अपनी कॉपी में रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करके आना है, तो आपके गणित के अंदर जो है पूरे के पूरे मार्क्स एकदम पक्के रहेंगे, कोई भी आपके एक भी नंबर नहीं कट कर पाएगा यदि आप इस तरीके से लिख करके आते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई कि यदि मान लीजिए ये आपकी इस तरीके से उत्तर पुस्तिका है और यदि ये आपकी यहाँ पे जो है वो उत्तर पुस्तिका है और यदि आपका आंसर जो है यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है ना, कोई आंसर आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है, नीचे बस 3 लाइन बची है, तो आपको नया आंसर यहाँ से शुरू नहीं ही करना है। अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लाइन बची है तो आप नया आंसर नए पेज से ही स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। यदि मान लीजिए यहीं पर खत्म हो जाता है तो बिल्कुल आप यहाँ से नया आंसर शुरू कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपने आंसर कंप्लीट किया और नीचे सिर्फ 2 से 3 लाइन ही बची थी और आपने नया आंसर शुरू कर दिया, तो ऐसा करने से बचेंगे, दूसरे पेज से ही नया आंसर शुरू करेंगे। आंसर खत्म होगा इसके बाद में बढ़िया तरीके से अंडरलाइन भी कर देंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको जब आप एग्जाम में लिखने के लिए जाए उत्तर पुस्तिका तो उसमें बिल्कुल ध्यान रखेंगे, रिलैक्स होंगे, घबराएंगे नहीं, एग्जाम से पहले जो है पानी पिएंगे और एग्जाम शुरू होने से पहले कम से कम 8:30 बजे ही एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएंगे। 10 मिनट में ओएमआर शीट को बहुत अच्छे से फिल करेंगे और एकदम रिलैक्स होकर ठंडे दिमाग से एग्जाम देंगे, ठीक है। आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।